हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 3 का लेक्चर 4 है। आज का जो टारगेट है वो है माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में जानना, कितने टाइप्स के होते हैं और इनसे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और AKTU के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का, ये माइक्रो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड है। तो ये आपको पहले मैं कराऊंगी और यहाँ पे सिर्फ हम माइक्रो ऑपरेशन की रफली एक छोटी सी डिटेल जानेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑपरेशंस कई तरीके के होते हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो इन एन इंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है आपका वो पढ़ते हैं, ठीक है। इन एन इंस्ट्रक्शन इन एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देयर आर 16 बिट इन एन इंस्ट्रक्शन वर्ड, यानी कि एक जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने पढ़ा होगा, आपने अभी पढ़ा है ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो आपको कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जो बिट 0 से लेकर 11 तक है बिट, वो कन्वे करती है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फॉर मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड फॉर नॉन मेमोरी इंस्ट्रक्शन दीज बिट कन्वे रजिस्टर और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यानी कि आपके पास 16 बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जिसमें 0 से लेकर 11 बिट तक तो क्या कन्वे होता है कि भैया वो मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है या फिर वो इनपुट आउटपुट या रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। और जो बिट 12 से लेकर 14 तक है वो शो करता है बेसिक मेमोरी ऑपरेशन, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई क्या होते हैं। और जो बिट 15 है वो शो करता है कि मेमोरी कैसे एक्सेस होगी, डायरेक्टली होगी या इनडायरेक्टली होगी। तो इस तरह का आपको एक तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाना है और आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है कंट्रोल यूनिट का। एक कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम मैंने आपको यूनिट, जब आपका लेक्चर 1 हुआ था, जब आपको मैंने सिर्फ ये दिखाया था, उस टाइम पे वो आपको समझाया नहीं था, बोला था कि आपको ना यूनिट 2 में पढ़ना है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी कैसे बनता है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एन इंस्ट्रक्शन विल बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे वो डिकोड होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं आगे बनवाऊंगी जब ये क्वेश्चन AKTU में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑपरेशंस होते क्या है। Micro operations are the basic elementary operation that a computer central processing unit perform on a data stored in its register। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? एक बेसिक, एलिमेंट्री या फंडामेंटल एक तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो CPU परफॉर्म करता है उस डेटा पे जो उसके रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। CPU के पास अपने छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं कुछ बिट्स के, उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। दीज ऑपरेशन इन्वॉल्व सिंपल अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड डेटा ट्रांसफर टास्क। ये ऑपरेशन क्या होते हैं? कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कोई लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट, ये जो भी आपने ऑपरेशन पढ़े हैं वो हो सकते हैं। या फिर कोई डेटा ट्रांसफर टास्क हो सकता है, जैसे कि डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, उसमें कुछ दो चीज को मतलब दो डेटा को मर्ज करना, इस तरह का। that contribute to more intricate computation and instruction, यानी कि जो contribute करते हैं बहुत ज्यादा intricate computation या instruction को, इसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस, क्या फायदा है, क्या रोल है आपका माइक्रो ऑपरेशन का। माइक्रो ऑपरेशन सर्व एज अ फंडामेंटल स्टेप that a processor take to perform wide range of tasks, यानी बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो फंडामेंटल स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। दे आर एसेंशियल फॉर, ये माइक्रो ऑपरेशन किन किन चीजों के लिए यूजफुल है? इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल फ्लो का ध्यान रखना चाहते हैं,
एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते समय, तो इन सब चीजों में क्या यूज आता है, माइक्रो ऑपरेशन। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्पफुल है, माइक्रो ऑपरेशन आर द अंडरलाइंग एक्शन दैट अलाउ द सीपीयू टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट और प्रोसेस करने में जो मदद करते हैं सीपीयू की, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। वही माइक्रो ऑपरेशन होते हैं जिनकी हेल्प से ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है कौन, सीपीयू इजीली। डेटा मैनिपुलेशन, दीज ऑपरेशन इनेबल द डेटा मैनिपुलेशन विद इन द रजिस्टर। यही ऑपरेशन बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो रजिस्टर के अंदर। कौन कर पाता है ये काम, सीपीयू को ही तो करना होता है, तो इन माइक्रो ऑपरेशन की मदद से वो इजीली कर सकता है। मेकिंग इट पॉसिबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कंपैरिजन एंड अदर एसेंशियल ऑपरेशन, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं इजीली आप माइक्रो ऑपरेशन की मदद से कर सकते हैं। तीसरा आता है कंट्रोल फ्लो, माइक्रो ऑपरेशन हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विद इन द सीपीयू, यानी कि ये किसी भी इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद के और साथ साथ डेटा के फ्लो में, मतलब डेटा कौन से रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ से रिमूव हो जाएगा, कहाँ कुछ ऐड होके डेटा को स्टोर होना है, इस चीज का ध्यान कौन रखता है, आपका माइक्रो ऑपरेशन। एंश्योरिंग प्रॉपर सिक्वेंसिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये जो है कंट्रोल माइक्रो ऑपरेशन इन तीनों चीजों का ध्यान रखता है कि सही से आपका इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो, सही से डेटा मैनिपुलेट हो, सही से आपका जो डेटा का फ्लो हो सही सीक्वेंस में हो। ऐसा होना हो कि सपोज पहले R1 रजिस्टर से डेटा R2 में जाना है, R2 में 2 नंबर ऐड करके यानी कि R2+2 ऐड करके फिर R3 में, तो एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में डेटा का फ्लो होना चाहिए। अगर सपोज R1 से पहले R2 में जा रहा है, फिर R2 से वो R1 से पहले R3 में जा रहा है, फिर R3 से R2 में जा रहा है, तो सीक्वेंस गलत हो गया। सही सीक्वेंस में सही सिंक्रोनाइज वे में सारा काम हो, रजिस्टर के अंदर डेटा फ्लो हो सही से, आपका इंस्ट्रक्शन सही से एग्जीक्यूट हो, इन सब चीजों का ध्यान रखता है आपके माइक्रो ऑपरेशन। ये माइक्रो ऑपरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से आपका सीपीयू सही से एग्जीक्यूट कर पाता है। अब कितनी तरह के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, आपके माइक्रो ऑपरेशन जो हैं बेसिकली फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज हैं। एक है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, कुछ है लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, कुछ है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन और ट्रांसफर माइक्रो। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं, अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या कुछ कॉम्प्लीमेंट या कुछ ऐसा करना है, तो आपको अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन की नीड है। दीज ऑपरेशन इन्वॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन इन्वॉल्व include bitwise like and or not XOR which are used for comparing and mathematical binary data। यहाँ पे बाइनरी डेटा को कंपेयर करने के लिए जितने भी बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस में कहलाते हैं। यानी कि लॉजिकल ये बिटवाइज एंड वाला, यानी कि क्योंकि लॉजिकल तो जो लॉजिकल वाला एंड है वहां पे जो आपने सी में पढ़ा था, यहाँ पे वो लॉजिकल एंड नहीं है, यहाँ पे ये बिटवाइज वाला एंड है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि आपको सिंपल सा पता है यहाँ पे बिट्स पे वर्क होगा। माइक्रो मतलब कि सीपीयू वर्क कर रहा है, माइक्रो मतलब छोटा यानी कि बिट्स पे। शिफ्ट ऑपरेशन यानी कि शिफ्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व मूविंग द डेटा विद इन द रजिस्टर लेफ्ट और राइट, इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय द पावर ऑफ 2। आपको पता है अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 की पावर में मल्टीप्लाई होती है और अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड होता है। आपने बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में पढ़ा है, ये वही शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस है। अब ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, ट्रांसफर ऑपरेशन मूव डेटा विद इन डिफरेंट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन विद इन द सीपीयू। यानी कि ट्रांसफर ऑपरेशन क्या करते हैं, हो सकता है एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करना, हो सकता है मेमोरी से आपको सीपीयू में करना, हो सकता है सीपीयू से रजिस्टर में करना, हो सकता है रजिस्टर से सीपीयू में करना, हो सकता है रजिस्टर से मेमोरी में करना। जो भी ट्रांसफर है वो ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं किसी भी डेटा का तो उसके लिए ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन यूज होते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको इस वाले लेक्चर में जस्ट ओवरव्यू दिया है सारे माइक्रो ऑपरेशंस का। अब ऑपरेशंस होते क्या हैं,
क्या क्या इसके अंडर आते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे कि अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ऐसे ही ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या क्या अलग अलग होते हैं, इनको हम धीरे धीरे जानेंगे। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, यानी कि इनके अंदर कौन कौन से आते हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो है इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो आपको पता है कि अब आप क्वेश्चन सुनो, आपका एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जब उठ के आता है तो वो किस रजिस्टर में आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में आपका एक इंस्ट्रक्शन, आपका एक एड्रेस पड़ा है ए, कंप्यूटर की मेमोरी में जिस भी एड्रेस पे वो डेटा दे रखा है, वो डेटा कहाँ चला जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में, और मेमोरी डेटा रजिस्टर से वो डेटा किस में आ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो डेटा आता है जो प्रोग्राम काउंटर के किसी एड्रेस पे पड़ा होता है, जो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा है। यानी कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि किस में पड़ी है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पड़ी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ी है। तो ये आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, जिसमें कि आपकी जो 0 से 11 है वो एड्रेस है। अब ये एड्रेस हो सकता है मेमोरी लोकेशन का किसी, ये जो आपका एड्रेस है हो सकता है किसी इनपुट आउटपुट का रेफरेंस हो, और हो सकता है किसी रजिस्टर का। ये अभी हमें नहीं पता, ये एड्रेस है। ये होता है आपका 12, 13, 14, ये आपका होता है ऑप कोड पोर्शन, और एक होती है आई जो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसके टर्म में, अगर मेमोरी के कंटेक्स्ट में, यानी कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो इनडायरेक्ट 0 है तो डायरेक्ट। ठीक है, और अगर बात की जाए किसके टर्म में, इनपुट अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट होगा, 0 है तो क्या होगा आपका रजिस्टर। यानी कि अगर आपकी मतलब आई की वैल्यू अगर मेमोरी के रेफरेंस है, मेमोरी कैसे डिसाइड होगा वो हम आगे जानेंगे। अगर मेमोरी की वैल्यू, मेमोरी के रेफरेंस में बात करो, अगर आई की वैल्यू 0 है तो यानी कि यही वो एड्रेस है जहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है। अगर आई की वैल्यू 1 है मतलब ये वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे कंप्यूटर की मेमोरी में आपको वो एड्रेस मिलेगा जहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट, यानी कि आपको ये इनपुट आउटपुट का रेफरेंस दे रखा है। यहाँ पे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको, यानी कि यूजर से आप स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू इनपुट लेते हो, आपने सीखा है, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको रेफरेंस मिलेगा, या फिर किसी रजिस्टर पे आपको आपका वो मिलेगा, क्या, ऑपरेंड। ठीक है, ये चीज आपको समझ है। ये लिखा इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे आर 16 बिट इन एन इंस्ट्रक्शन वर्ड 0 to 11 कन्वे द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर मेमोरी। अगर मेमोरी रिलेटेड काम हो रहा है तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रखा है। अगर नॉन मेमोरी के लिए है तो ये इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि रजिस्टर ऑपरेशन होना है या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है। यही तो चीज बता रखी है। बिट 12 to 15 शो द बेसिक मेमोरी ऑपरेशन, यानी कि जो 12, 13, 14 बिट है ये बताएंगे कि आपको करना क्या है, ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये आपको ये ऑपकोड बताएगा। बिट 15 शो इफ मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर
और अगर उसके टर्म में है कि भाई आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो 1 के लिए इनपुट आउटपुट, 0 के लिए रजिस्टर। For such instruction format, draw a block diagram control unit of a computer and briefly explain कि कैसे होगा। अब अच्छा इस पार्ट को छोड़ देते हैं, हम ऑपकोड पे आते हैं। ठीक है, ऑपकोड पे आते हैं। ऑपकोड पे कितनी बिट है? 12, 13, 14। कितनी बिट्स है? 3। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। तो यानी कि क्या 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 कुछ, हाँ हमने 1 लिखा, 1 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि आप 3 बिट से कितने लोगों को, अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक सिंगल बिट है ये तो कितने लोगों को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 लोगों को, या एक को नाम दे दो 0 और एक का नाम दे दो 1। अगर 2 बिट्स हैं तो आप कितने लोगों को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0 0 0 1 1 0 1 1। यानी कि एक तो आपका ये फैन हो गया, एक लाइट हो गई, ये टीवी हो गया, ये कुछ और हो गया। ऐसे ही अगर 3 बिट हैं तो कितने चीज अलग अलग रिप्रेजेंट हो जाएंगी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक है, तो अब ऐसा क्या सर्किट है जो ये काम कर सकता है? डिकोडर। डिकोडर 3 इनपुट देता है और आपको अवेलेबल करता है जितने भी आपके आउटपुट्स हैं उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि एक आप डिकोडर लोगे, यानी कि आपको एक डिकोडर चाहिए, कितने का चाहिए? कितनी बिट्स हैं? 3। 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यानी कि आपके 3 इनपुट जाएंगे। एक तो आएगी आपकी 12 13 14। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 0 होगी तो इसको नाम मैंने दे दिया D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। यानी कि आपके पास कितने हैं? D0 D1 D2 D3 अप टू D7। यानी कि अब ये जितने भी आपके पास, सपोज एक फैन है, एक लाइट है, कुछ और है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ऑपरेशन। हो सकता है D0 पे ऐड हो, इस पे मल्टीप्लाई हो, इस पे सब्ट्रैक्ट हो, इस पे कॉम्प्लीमेंट हो, इस पे कुछ कुछ चीजें हैं। तो जो भी आप इनपुट दोगे, सपोज आपने 0 0 0 दिया तो D नॉट सिलेक्ट हो गया, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है उसमें से आपको क्या परफॉर्म करना है? ऐड। अब हो सकता है D1, हो सकता है मल्टीप्लाई करना है, अगर D2 है तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है। अब एक चीज समझो, यहां तक तो मैंने बता दिया कि ऑपकोड क्या है, यानी कि आपको एक डिकोडर की नीड है। डिकोड हो गया, पता लग, आपको एक डिकोडर की नीड है जो ये बताएगा कि ऑपकोड क्या कराना चाहता है। अगर तीनों बिट 0 है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये मैंने लेट माना है क्योंकि आपके में ये दे नहीं रखा कि क्या होगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, किसी में पहली आउटपुट पे ऐड लिख रहा हो सकता है, किसी पे मल्टीप्लाई, किसी पे डिवाइड। तो ये हमने एक रेंडमली मान लिया। ठीक है, अब ये आपको पता लग गया कि क्या होना है, इसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। अब मैंने बोला ये जो एड्रेस है हो सकता है किसी मेमोरी लोकेशन का है और हो सकता है इनमें से किसी का है। तो अब कैसे पता चले? इसके लिए आपका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर D7 एक्टिव है, ठीक है, आपका अगर D7 एक्टिव है तो आपके होंगे इनपुट आउटपुट और रजिस्टर। यानी कि आपका देखो जो D7 है ये आपने पहले में भी पढ़ रखा है, हो सकता है D7 एक्टिव और हो सकता है D7 एक्टिव ना हो। यानी कि अगर D7 एक्टिव है तो आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? यानी कि इनपुट आउटपुट और रजिस्टर।
यानी कि ये जो एड्रेस दे रखा है 0 से 11 का, या तो ये इनपुट आउटपुट किसी डिवाइस का एड्रेस है या किसी रजिस्टर का एड्रेस है। लेकिन अब अगर 0 है यानी कि D7 0, यानी कि इनमें से कोई भी एक्टिव है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, कोई भी एक्टिव है इनमें से, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो एड्रेस दे रखा है ये किसका है, मेमोरी एड्रेस है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि जो आपका डिकोडर आपने लिया है इसमें से अगर D से लेकर D0 से लेकर D6 में से कोई भी एक्टिव है तो कंफर्म है कि ये जो एड्रेस दे रखा है ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रखा है। अब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाद में पता चलेगा, पर अगर D7 एक्टिव है तो कंफर्म है कि भाई वो किसका है, वो है इनपुट आउटपुट या रजिस्टर का। अब चलो हमें ये तो कंफर्म हो गया। अब इस बिट का क्या काम है, आई, यानी कि 15 बिट का क्या काम है। अब अगर यहां तक हो गया, अब चलते हैं, देखो डिकोडर आपको मैंने यूनिट 1 में पढ़ा रखा है क्या होता है ना, वहां मैंने यूनिट 1 में प्रॉपर डिकोडर एनकोडर, यहाँ ये डिकोडर कह रही हूँ, एनकोडर, यहाँ पे आपको किसकी नीड आएगी, आपके एनकोडर की, है ना। तो वो चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है, वो चीज आपको देखनी है एक बार। हाँ, तो मैं बोल रही थी आपका ये डिकोडर आ गया। अब एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या रह गई, ये इस बिट का काम क्या है, आपको ये तो पता लग गया कि अगर D7 1 है तो ये पोर्शन होगा, नहीं तो ये होगा। अब भाई इन दोनों में से कौन सा होगा ये डिसाइड करता है आई, यानी कि अगर D7 एक्टिव है और आई की वैल्यू आपकी क्या है, वो 1 है, या आई की वैल्यू क्या है 0। अगर आई की वैल्यू 1 है तो कंफर्म है कि ये जो एड्रेस दे रखा है 0 से 11 का ये किसी इनपुट आउटपुट का है, और अगर 0 है तो कंफर्म है किसी रजिस्टर का एड्रेस है। ठीक है, इन बिट्स में से ये बिट्स तो ही कंफर्म करती है किसी ना किसी क्या है, कोई ना कोई ऑपरेशन है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर D7 एक्टिव है यानी कि 1 1 1, ऑपकोड की वैल्यू अगर 1 1 1 है, तो अगर तीनों बिट 1 है तो कंफर्म है कि भैया वो या तो इनपुट आउटपुट है या रजिस्टर का किसी का भी एड्रेस है। अब अगर ये बिट आई की वैल्यू, ये बिट आपकी अगर 1 हो जाती है तो कंफर्म कर देता है कि ये इनपुट आउटपुट का है, नहीं तो ये किसका है, रजिस्टर का है। अब ऐसे ही अब ये मेमोरी, आपको ये तो पता चल गया D7 0 यानी कि D7 इनएक्टिव नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि ये किसी मेमोरी लोकेशन का। अब वो मेमोरी लोकेशन आपकी डायरेक्ट मेमोरी है या इनडायरेक्ट मेमोरी है, यानी कि अगर 1 है तो इनडायरेक्ट है और 0 है तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये आपको एड्रेस दे रखा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये वो एड्रेस है जहां पर आपको क्या मिलेगा, वो एड्रेस मिलेगा जहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है। लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या है, यही वो एड्रेस है जिसपे आपका ऑपरेंड पड़ा है मेमोरी में। तो ये सब चीजें आपको पता लग गई। अब आपको ये पता लग गया कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है और इसका काम क्या है। अब आपको ये भी समझ आ गया यहां तक, ठीक है। अब एक्चुअली हर काम किसी ना किसी टाइम पे तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि T0 T1 T2 पहला काम हो गया T1 में, दूसरा काम हो गया T2 में, यानी कि आपने किसी, देखो आपने पहले वाले फेज में ये इंस्ट्रक्शन उठा के लिया है, ये वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ उठा के लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। दूसरा आपने काम क्या करा, इसको डिकोड कर लिया कि कौन सा ऑपकोड पोर्शन है, कौन सा ऑपरेंड पोर्शन है। फिर इसके बाद आपने चेक करा कि भाई आपको कौन सा काम कराना है, मतलब कि आपका ये जो एड्रेस है वो मेमोरी का दे रखा है या किसी इनपुट आउटपुट या रजिस्टर का दे रखा है। अगर मेमोरी का दे रखा है तो वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, ये आपने पता लगा, ये किसी ड्यूरेशन में हुआ होगा, ऐसे ही बाद में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो ये इतना सारा करने में कोई टाइम लगा होगा ना। तो ऐसे ही उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस काउंटर चाहिए। ठीक है, जो सीक्वेंस काउंटर है ये 4 बिट का होता है, यानी कि इसमें से
यानी कि इसमें से क्या क्या आ सकती है, देखो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ऐसे ही कहाँ तक जाएगी 1 1 1 1, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15। कैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 1 2 4 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, T0 से लेकर कहाँ तक जाएगा T15। तो यानी कि ये सीक्वेंस काउंटर क्या करता है, टाइम जनरेट करता है कि T0 टाइम में आपने ये काम किया, T2 टाइम में आपने ये काम किया, T3 टाइम में आपने ये काम किया। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे सपोज मैंने कोई काम 4 मिनट में किया, 4 सेकंड में किया, तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 4 सेकंड, 4 पिको सेकंड, यहाँ पे हम यूनिट मान के चलते हैं क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं यूनिट। ठीक है, अब सपोज इनकी वैल्यू ये हो सकती है, तो आपके पास कितने आउटपुट्स अवेलेबल हैं T0 से T15, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिकोडर 4 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16, जो आपको जनरेट करके देगा T0 से T15 तक का टाइम। यानी कि ये कैसे काम कर रहा है, देखो सपोज T0 टाइम पे आपने क्या करा, जो भी डेटा था आपका, जो भी डेटा था वो किस में आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, यानी कि जो आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ी थी। दूसरे में आपने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया कि भाई कौन सा ऑपरेंड है, कौन सा वो है, या फिर ये दोनों काम आपके किस में हुआ है, मतलब मैं लेट करके बता रही हूँ, ये दोनों काम T1 T2, अगर उसकी बात की जाए तो ये T1 T2 में होते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें T1 T0 T1 में, T2 में क्या होता है, डिकोड फेज होता है, और साथ में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, और T3 टाइम पे क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यानी कि 4 यूनिट में आपका ये काम हुआ, तो कहां तक जनरेट होगा, T1 T0 T1 T2 T3, T3 पे आपका जो प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यही तो ये कहना चाह रहा था। तो ये एक आपको टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल चाहिए कि ताकि टाइम, मैंने जो एक आपको एनकोड, आपको एक डिकोडर चाहिए जिसकी मदद से आप ऑपकोड डिसाइड कर सकते हैं, आपको आई एक चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं जो एड्रेस पोर्शन है वो किसका है, वो मेमोरी का है, इनपुट आउटपुट है या रजिस्टर है। ठीक है, चलिए अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिया, ठीक है, आपने लिया यहाँ का, यहाँ पे एक सेकेंड, या तो ऑपरेंड कह लो या फिर इसे बोल लो एड्रेस पोर्शन। ठीक है, 0 से 11, ठीक है, 12 13 14, ये आपका पोर्शन क्या हो गया, ऑप कोड हो गया, और ये क्या हो गई आई बिट यानी कि 15। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट का होता है, 16 बिट का। ठीक है, अब ऑप कोड जो हो सकते हैं जितने भी होंगे उसके लिए आपको एक क्या चाहिए, डिकोडर चाहिए, जो कितने का होगा 3 इंटू 8 का। ठीक है, अब एक आपको कंट्रोल यूनिट चाहिए कि कंट्रोल यूनिट की को ही तो आप क्या देंगे, कमांड। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू की हर चीज को कंट्रोल करता है। तो आप
जो भी आपकी यहाँ वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे ये है D0 और यहां तक D7। तो क्या आएगा D0, D1, D2, D3, D4, D5 और D6। तो आपकी ये D0 से D7 के सारे आपके आउटपुट्स हैं। जो ऑपकोड की वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे D0 से D7 की जो भी वैल्यू होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको यहाँ बता दी है, देखो यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसमें से ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका कंट्रोल यूनिट है, इसको और भी इनपुट्स कोई जा रहे होंगे जो हमारे इस कंसेप्ट में नीडेड नहीं है लेकिन आपने लिख दिए। ठीक है, अब इतना कर दिया। इसके बाद अब देखो ऑपकोड ने ये तो बता दिया ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होना है। ये जो आई है, आई क्या बताएगा, आई बताएगा जो डायरेक्टली इसको इनपुट जाता है, जो ये बताएगा कि आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ये बताएगा। अब इसके बाद कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन किस किस टाइम में होना है, इसके लिए आपको एक क्या चाहिए, सीक्वेंस काउंटर चाहिए। जो कितने बिट का है, 4 बिट का, यानी कि 4x16 का डिकोडर जो T0 से लेकर T15 तक का टाइम जनरेट करके देगा। और यहाँ पे क्या है, T0, T1, T15, T14, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जनरेट होगा। अब सीक्वेंस काउंटर हर बार इंक्रीज होता रहे, इसलिए इसके लिए यहाँ पे एक INR यानी कि इंक्रीमेंट होता रहे बार बार। पहले 0 0 भाई हर बार तीन एक, जैसे सपोज आपने एक इंस्ट्रक्शन करा तो सबसे पहले फेच किया वो T0 टाइम में हो गया, फेच के 2 पोर्शन T1 T0 T1 में हो गए, फिर डिकोड फिर T2 में, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहे टाइम की वैल्यू, इसलिए आपको एक INR यानी कि इंक्रीमेंट चाहिए, क्लॉक चाहिए जो, और एक क्या है आपका सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो जाए, यानी कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, तो काम कंप्लीट होने के बाद भी तो ये सारा डेटा क्या होना है, क्लियर होना है। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है जो आपको बनाना था। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, और आई के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि क्या होगा। अब देखो यही चीज यहाँ लिखी है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट आर 2 डिकोडर यूज हो रहे हैं, 1 3:8 का और अदर 4:16 का। एक सीक्वेंस काउंटर यूज हो रहा है, एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस सर्किट है जो काउंट करता है पल्स को, यानी कि काउंट टाइम को। T0 T1 T2 कोई भी एक इंस्ट्रक्शन में क्या होती है, 3 साइकिल होती हैं, फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये फैच कितने टाइम में हो रहा है, टोटल एक इंस्ट्रक्शन 4 पल्स में हो रहा है, 6 पल्स में हो रहा है, तो वो काउंट करने का काम सीक्वेंस काउंटर का होता है। एक कंट्रोल लॉजिक गेट होता है, इसी को ही हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, या इसको आप लिख दो आपका कंट्रोल लॉजिक गेट। ठीक है, और 1 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, यानी कि ये जो है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है, अब ये लिखा है इट कंटेन 2 डिकोडर, 1 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, 1 सीक्वेंस काउंटर एंड कंट्रोल लॉजिक गेट। फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी आर प्लेस इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके आप किस में डालते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालते हैं। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 3 फील्ड कंटेन करता है, एक तो ऑपकोड की 0 से 11, ऑपरेंड की, सॉरी ऑपरेंड कह लो या उसे कह लो एड्रेस, वो होता है ऑपकोड होता है 12 से 14 और एक मोड होता है 15। ठीक है, ऑपरेंड प्रोवाइड द ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, यानी कि वो हो सकता है वो ऑपरेंड ही और हो सकता है वो एड्रेस हो किसी ऑपरेंड का, और जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है कंट्रोल लॉजिक गेट से। और जो होता है ऑपरेशनल कोड वो
कनेक्ट होता है 3x8 के डिकोडर से, और जो आउटपुट होता है डिकोडर का वो डिनोट होता है D0 से D7, ये भी आपको बता रखा है। ठीक है, जो आपके ऑपकोड होते हैं वो किससे कनेक्टेड है, वो इससे कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल लॉजिक गेट से कनेक्ट नहीं होते। और जो मोड 15 बिट है वो एड्रेसिंग मोड बताती है, और वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है कंट्रोल लॉजिक गेट से। देखो ये डायरेक्टली कनेक्ट है कंट्रोल लॉजिक गेट से, ये आपको बताती है कि भाई आपका जो मेमोरी है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या रजिस्टर रेफरेंस है, या इनपुट आउटपुट रेफरेंस है। एक सीक्वेंस काउंटर होता है जिसका काउंट 0 से 15 जाता है बाइनरी में, और ये 4:16 डिकोडर से कनेक्टेड है, ये 14:16 डिकोडर से कनेक्टेड है। तो यही जो मैंने आपको बताया था यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 15 बिट 1 है सो इट रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी कि अगर 15 बिट 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। 12, 13 एंड 14 बिट ऑफ द ऑपकोडर 001, अगर सपोज 001 दे रखी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एंड और ऐड ऑपरेशन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय D1 0 to 11 बिट। ठीक है, यानी कि जो ऐड ऑपरेशन है वो 0 से 11 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, विच रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। सपोज लेट, मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेट ये आपको दे रखा है ये, ठीक है, तो आपका ये जो एड्रेस पोर्शन है 01000 ये दे रखा है ये, ठीक है, और आपको ऑपकोड की कोई वैल्यू होगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐड है, और इसकी वैल्यू अगर 15 बिट की 1 है तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट, यानी कि ये जो एड्रेस दे रखा है ये वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा। इफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एट T2 टाइम, यानी कि इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में T2 टाइम लगा है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट D1 T1, यानी कि आपका जो ऐड ऑपरेशन है वो कौन से उस पे मिल रहा है। देखो जो ये आपका ऐड ऑपरेशन है किस में मिल रहा है, D1 पे मिल रहा है। तो D1 पे मिलने का मतलब है कि आपको डिकोडर के D1 वाले आउटपुट में मिल रहा है, और ये आपका कितने में कंप्लीट हो रहा है, T2 टाइम में, तो आपका सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा। यानी कि D1 से आपको ऐड ऑपरेशन मिल रहा है जो आपका डिकोडर का जो भी आउटपुट से, और ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट T2 टाइम में हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। दिस इंस्ट्रक्शन मीन्स अप्लाई ऐड ऑपरेशन ऑन द एड्रेस दिस ऑफ द मेमोरी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यही आपका पूरा पोर्शन था, मेन आपको ये बनाना था। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। थैंक यू।